लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेसन नंबर 3 है। लेसन का नाम है प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण लेसन नंबर 3 है, 12th का BST है। पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा दें। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा दें। व्यावसायिक वातावरण से आशय उन तमाम परिस्थितियों और घटकों से है जिसके अंदर में व्यवसायी घिरा हुआ रहती है। व्यवसायी के चारों ओर की वो तमाम परिस्थितियां, वो सारे घटक जिसके अंदर व्यवसायी रहता है, व्यवसाय करता है, वो सारी परिस्थितियां, वो सारे घटक व्यावसायिक वातावरण कहे जाते हैं। आगे है व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति या विशेषता को बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है। तो व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति में सबसे पहला प्रकृति है उसका गत्यात्मक प्रकृति। तो रुका हुआ नहीं रहता, गतिशील रहता है, दबता रहता है। ग्राहक आएगा जाएगा, सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर सामान आएगा, फिर बनाएंगे, फिर बेचेंगे, मतलब गतिशील रहता है। दूसरा है जटिलता, इसमें बहुत सारी जटिलताएं भरी पड़ी हैं। और तीसरा है जोखिम एवं अनिश्चितता। जोखिम भी व्यावसायिक वातावरण में शामिल है। इसकी प्रकृति का एक भाग हुआ। जोखिम का मतलब होता है संभावित खतरा। जोखिम का मतलब संभावित खतरा। कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आने वाली जो खतरा है, उसी खतरा को, परेशानी को, आने वाली समस्या को, खतरा को, परेशानी को जोखिम कहा जाता है। किसी व्यवसाय में कम जोखिम होता है, किसी में ज्यादा जोखिम होता है। वो तो व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करता है। कच्ची वस्तुओं का व्यापार अगर कहीं होता है तो ज्यादा जोखिम होता है, और किसी व्यवसाय में कम जोखिम भी होता है। तो जोखिम भी व्यावसायिक वातावरण की एक प्रकृति में शामिल होता है। आगे पारस्परिक निर्भरता, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सप्लायर हो या ग्राहक हो, सभी पर व्यापारी की पारस्परिक निर्भरता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक वातावरण का महत्व बताएं। क्या महत्व है इसका? तो सबसे पहला महत्व इसका है कि अनिश्चितताओं एवं जोखिमों की जानकारी देने में सहायक है। व्यावसायिक वातावरण के द्वारा अनिश्चितताओं और जोखिमों की जानकारी हो पाती है। उसके बाद व्यवसाय के लाभार्जन क्षमता का विकास होता है। व्यावसायिक वातावरण का जानकारी रखने से मुझे क्या होता है, व्यवसाय के लाभार्जन क्षमता का विकास होता है। और तीसरा पॉइंट है इसका, सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी देने में सहायक। व्यावसायिक वातावरण जो होता है वो हमारे व्यवसाय की क्या मजबूत पॉइंट है और क्या कमजोरी है, इस चीज की जानकारी देने में सहायक होता है। और चौथा पॉइंट है भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। मोर्चाबंदी का मतलब एक दूसरे से मिल करके तब घेराबंदी की जाती है व्यवसाय की। आगे व्यावसायिक वातावरण के प्रकार को लिखें। लेसन नंबर है 3, प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण। लेसन का नाम है, 12th का BST है। और इसका क्वेश्चन नंबर है 4, व्यावसायिक वातावरण के प्रकार को लिखें। तो व्यावसायिक वातावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का व्यावसायिक वातावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। व्यावसायिक वातावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आंतरिक माने अंदरूनी, इंटरनल, और बाहरी माने बाह्य। तो आंतरिक वातावरण से आशय उन तमाम शक्तियों, परिस्थितियों और घटकों से है जो व्यवसाय के अंदर की परिस्थितियां होती है, जिन पर व्यवसायी का स्वयं का नियंत्रण होता है, वो आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे पूंजी, तो पूंजी व्यवसायी के हाथ में है, उस पर नियंत्रण है, उसका अंदर की बात है, चाहे तो कम कर सकता है, चाहे तो अधिक कर सकता है। स्टॉक को चाहेगा तो कम कर सकता है, अधिक कर सकता है। लेनदार
चाहेगा तो कम कर सकता है, अधिक कर सकता है। अरे उधार माल नहीं बेचेंगे तो कम लेनदार होगा, या जो लेनदार हैं हमारे जिन्होंने हमसे उधार सामान खरीदा है तो उनसे अगर हम वसूली टाइट करेंगे तो आ जाएगा, पैसा वसूली होगा और लेनदार की मात्रा में कमी हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर व्यवसायी का नियंत्रण होता है। तो ये सारे चीज़ कहे जाएंगे आंतरिक वातावरण या आंतरिक पर्यावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट। और दूसरा होता है बाहरी वातावरण, व्यवसाय से बाहर की वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारे घटक जिन पर व्यवसायी का स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है, तो उसको हम बाह्य वातावरण कहते हैं, बाहरी वातावरण कहते हैं। जैसे ग्राहक पर व्यापारी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रतियोगी कंपटीटर जो है, जो आप ही के तरह का दूसरा काम करने, आप ही के तरह का समान काम करने वाला कोई दूसरा आदमी है, वो आपका प्रतियोगी हुआ, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप जितना मूल्य रखिएगा उससे कम रखेगा वो, आप जितने बजे तक दुकान खोलेगा उससे ज़्यादा देर तक दुकान खोलेगा वो, आप उसको बाध्यता नहीं कर सकते हैं। तो ग्राहक, प्रतियोगी, आपूर्तिकर्ता, सरकार की नीतियाँ, इन सारी चीज़ों पर व्यापारी का स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए ये बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको बताया गया, व्यावसायिक वातावरण के तत्व या आयाम क्या घटक। व्यावसायिक वातावरण के तत्व या आयाम को लिखें। तो व्यावसायिक वातावरण को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक वातावरण, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित जो वातावरण है वो आर्थिक वातावरण के अंतर्गत आएगा। और दूसरा है राजनीतिक वातावरण, व्यवसाय पर राजनीतिक बातों का भी प्रभाव पड़ता है। तो राजनीति जो व्यवसाय से जुड़ी हुई राजनीति है वो राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत कहा जाएगा। अब कहेंगे आप कि राजनीति से क्या प्रभाव पड़ता है व्यवसाय पर। कभी सुने होंगे दवाई का दाम बढ़ जाता है, घट जाता है, सरकार ने जीएसटी लाया, जीएसटी के कारण दवाई का दाम बढ़ गया। कभी सुने होंगे नीतीश कुमार ने बालू के खनन पर रोक लगा दिया है। तो बालू के खनन पर यदि रोक लगा दिया गया तो उससे बालू का मूल्य बढ़ जाना स्वाभाविक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत। और तीसरा है सामाजिक, चौथा वैधानिक वातावरण। बहुत सारा नियम कानून व्यवसाय में भी होता है। कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना वगैरह खोलने के लिए कई तरह के नियम, प्रावधान, कानूनों को पालन करना पड़ता है। वो सब एक ही जगह कहलाएंगे वैधानिक वातावरण। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण का इंग्लिश होता है लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का इंग्लिश होता है लिबरलाइजेशन। उदारीकरण, गांव में सुने होंगे फलना आदमी बहुत उदार है, या फलना शिक्षक बड़े उदार हैं, फलना भैया, फलना चचा बड़े उदार। उदार का क्या मतलब, जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते। अगर उनके पास धन होता है, आप पैंच उधार मांगने जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं तो खुले मन से करते हैं, तो वो क्या कहा जाता है, उदार है, बड़ा दिल है उनका, दूसरी भाषा में है। तो उदारीकरण का मतलब हुआ, उदारीकरण से आशय है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को न्यूनतम करना है। व्यवसाय उद्योग पर जो प्रतिबंध सब लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को कम से कम करना है, ताकि अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त किया जा सके। बेफालतू का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त किया जा सके। उदारीकरण के द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे देश के व्यवसाय और उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। माने उद्योग सबके प्रति उदार भाव सरकार द्वारा अपनाया जाना, ये उदारीकरण हुआ। उस पर जो कई तरह के प्रतिबंध थे, बहुत तरह के कानून नियम थोपे गए थे, उन नियम कानूनों में थोड़ा सा कमी करना, यही उदारीकरण हुआ। बुझ गए होंगे उदारीकरण। इतना बड़ा में नहीं ध्यान रहे, सीधा एक बात में ध्यान रखना है कि व्यवसाय या उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को न्यूनतम किया जाना ही उदारीकरण है, ताकि उद्योगों पर लगे हुए अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त किया जा सके, यही उदारीकरण है। उदारीकरण के बाद
आपको लिखाए हैं निजीकरण। निजीकरण का इंग्लिश होता है प्राइवेटाइजेशन। अपनी भाषा में समझिए, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन शब्द किस चीज से बना है? प्राइवेट से प्राइवेटाइजेशन हुआ है। प्राइवेट का सब मतलब जानता है, एक कहेगा सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। सरकार के द्वारा जो नौकरी मिली हुई है, सरकार के विभाग में जो काम चल रहे हैं, सरकारी नौकरी। और प्राइवेट नौकरी जो निजी हाथों में है, निजी व्यक्तियों के हाथों में है, निजी कंपनी में, निजी व्यवसाय में काम करते हैं, तो प्राइवेट नौकरी। तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण मतलब जो विभाग अभी सरकारी नियंत्रण में थे या सार्वजनिक नियंत्रण में थे, उनको प्राइवेट बनाया जाना, यही प्राइवेटाइजेशन हुआ। जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे, सरकार, केंद्र सरकार अभी कह रही है कि हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। वो क्या हुआ? रेलवे अभी तक सरकारी नियंत्रण में थी, उसको क्या करेगी सरकार? प्राइवेट हाथ में दे देगी। प्राइवेट निजी आदमी उसको संचालित करेंगे, यही हुआ प्राइवेटाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कि पहले बिजली क्या था? सरकारी महकमा, सरकारी बिजली विभाग जो है वही बिल भी वसूली करता था। लेकिन अब बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने और उससे बिल वसूलने का काम प्राइवेट कंपनी को देगी। नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूटर सुने हैं ना आपने इधर का? तो क्या है? एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सरकार उसके हाथ बिजली बेचती है। जैसे हमारे यहाँ इतना बिजली उत्पादन हुआ, उसके हाथ बिजली बेचती है, और वो नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके यहाँ बिजली कनेक्शन लगाने का काम करती है, और वही टाइम टू टाइम आपसे बिल वसूल करके भी ले जाती है। वो अपना फ्रेंचाइजी दे रखा है और वही आपसे बिल वसूल करके भी ले जाती है। तो बिजली का क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। रेलवे का होने वाला है, हो चुका नहीं है, रेलवे का होने वाला है। सुने होंगे सरकार बैंकों को भी प्राइवेट करने जा रही है। उतना डिटेल में नहीं जाना है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधे समझिए कि जो विभाग अभी तक सरकारी नियंत्रण में थे, उनको निजी हाथों में दिया जाना, उनको प्राइवेट बनाया जाना, यही हुआ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। सब लोग समझ गए होंगे निजीकरण। और अगला है वैश्वीकरण। विश्व से बना है वैश्वीकरण। तो संपूर्ण विश्व को एक बाजार बनाया जाना, पूरे विश्व को, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, चीन, रूस, सब एक बाजार होए, एक परिवार होए। ये जो थीम है, ये जो सोच है कि संपूर्ण विश्व का बाजार एक बाजार हो, ये हुआ वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है? एक देश की कंपनी दूसरे देश में आकर के व्यवसाय शुरू करती है। आप सुने होंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं भारत। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आता है? मल्टीनेशनल सुना होगा लोग। मल्टीनेशनल कंपनी है, फलाना आदमी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, फलानी कंपनी तो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी इंग्लिश में, उसी को हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी की अवधारणा जो है वो कहाँ से आई है? वैश्वीकरण के अंतर्गत ही है। बहुराष्ट्रीय, एक कंपनी कई राष्ट्रों में, कई देशों में व्यापार कर रही है। कैसे करेगी? जब तक सारे विश्व के बाजार का एकीकरण नहीं हो पाएगा, सारे विश्व के देश एक दूसरे देश की कंपनियों को अपने देश में व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे, तब तक कैसे होगा? अमेरिका की कंपनी को भारत आदेश नहीं देगा अपने यहाँ काम करने का। अब भारत की कंपनी को अमेरिका नहीं आदेश देगा अपने यहाँ कोई काम करने का, कोई कुछ भी व्यापार करने का, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो पाएगी? जापान की कंपनी को अमेरिका नहीं अपने यहाँ खोलने देगा, रूस की कंपनी को अमेरिका नहीं अपने यहाँ खोलने देगा, चीन अमेरिका की कंपनी को नहीं खोलने देगा, अमेरिका चीन की कंपनी को अपने यहाँ व्यापार नहीं करने देगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो अवधारणा है, जो सोच है, वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में स्थापित हो सके, यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैश्वीकरण विश्व के संपूर्ण देशों का जो भी बाजार है उसको एक किया जाना, एक बनाया जाना, यही वैश्वीकरण। इसको समझ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।